आपको विचार करना है इसमें। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे आप, जहां पे समझ में ना आए तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों को आप यूज कर सकते हो। पहला सवाल है, निम्न अक्षांश शुष्क रेगिस्तान 5 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। तो कल हमने जैसे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा था, तो आज हम उससे थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ में सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट, या आप कह सकते हो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मरुस्थली जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको ये बताना है कि जो डेजर्ट्स होते हैं क्या इस लैटिट्यूड में होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा सवाल ये है कि कुछ रेगिस्तान चाहे गर्म हो या मध्य अक्षांश में 10 इंच से अधिक की वर्षा वार्षिक होती है। कुछ कुछ बहुत ही कुछ मतलब बहुत ही कम डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर इतनी वर्षा हो सकती है, लेकिन ज्यादातर में इससे कम ही होती है, ये कहने का मतलब है 10 इंच बारिश हो जाती है। कुछ में, बहुत ही फ्यू, इंग्लिश में ठीक लिखा है, फ्यू डेजर्ट्स वेदर हॉट और मिड लैटिट्यूड वाला। थर्ड स्टेटमेंट है, विश्व में सबसे शुष्क रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में अंतर्देशीय सहारा रेगिस्तान और चिली में अटाकामा रेगिस्तान है। तो सहारा डेजर्ट और चिली का जो अटाकामा है वो वर्ल्ड के ड्राइस्ट डेजर्ट्स में से एक है, ये स्टेटमेंट है। आपका सवाल यह है कि इसमें से गलत कौन सा है। ध्यान रखें, वो सही नहीं पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो आप आंसर लगाएंगे इसमें थोड़ा सा, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, ये तो है ही। हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही इस पे थोड़ा सा आपको खुद से सोचना पड़ेगा। बताओ इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है इसमें। इसको आप बहुत आसानी से एलिमिनेट एलिमिनेट वाले प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप दिमाग लगाओ तो। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हो ना, तो ये सवाल आपका बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी बन जाएगा। आप लोगों ने सी आंसर दिया है, ज्यादातर लोगों ने। गुड। देखो सीधी सी बात है, इस स्टेटमेंट को पढ़ो आप। कई दिन से हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं, इसमें तो इतना तो आई गया आपको, है ना। एमसीक्यू करने से भी हम लोग बहुत कुछ क्लास के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो फायदा भी मिल रहा होगा जो रेगुलर स्टूडेंट है, क्योंकि आप ऐसे सवाल आप करने लग गए हो आप। तो वो क्या कह रहा है, आपको पता है कि लो लैटिट्यूड एंड एरिड डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके बारे में बात करनी है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। क्यों नहीं है, अगर हम बात करते हैं ना इसकी, ये मान लो अर्थ है, तो हमेशा ज्योग्राफी को पेन पेंसिल और दिमाग में अर्थ की इमेज ग्लोब को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे आप तो जल्दी समझ में आएगा। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास आप कहते हो नियर अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी एक्सटेंड कर सकता है 8 डिग्री तक। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, लो प्रेशर बेल्ट होती है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, हमने पढ़ा था। और एक आइडियल कंडीशन है, थोड़ा सा नॉर्थ और थोड़ा सा साउथ जाते हो आप, ठीक, 10, 15, 20, 25 डिग्री के आसपास जब आप जाते हो, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसको सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। इस एरिया में आपको स्कैटर ट्रीज, बिखरे हुए वृक्ष प्लस घासें, यानी ग्रास आपको डोमिनेंट मिलेगी यहाँ पे, और इसको हम सवाना कहते हैं। कल हमने पढ़ा था ये सवाना सवाना हो जाएगा यहाँ। वो अलग बात है कि ईस्ट में ज्यादा होगा कि वेस्ट में ज्यादा होगा, बाद में आएगा। इससे जब आप और नॉर्थ में जाते हो तो यही एरिया तो सहारा डेजर्ट का है, और यही अटाकामा, सॉरी उसका साउथ अफ्रीका में जब देखेंगे तो कलाहारी और बोत्सवाना का है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्लाइमेट को बेहतर तरीके से देखना, खास तौर पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका होता है। इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आप सबसे बेहतर देख सकते हो, क्योंकि अफ्रीका से इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच जाती है। एशिया में आपको नहीं मिलेगा ऐसा सब, या साउथ अमेरिका में मिलेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को दिखाने के लिए कि कहाँ पर इक्वेटर है, कहाँ पर सवाना है, कहाँ पर डेजर्ट्स है। तो ये एरिया सहारा डेजर्ट्स है जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछा गया था, ये एरिया सवाना है और ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ऐसे नीचे को भी आ जाएगा। तो ये 5 to 10 डिग्री कैसे हो सकता है, ये है ना। 5 से 10 डिग्री के बीच कैसे हो सकता है, 5 डिग्री तो 5 to 8 तो इक्वेटोरियल भी पाया जाता है, उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत सवाना कह सकते हो।
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब होता कहां पर है डेजर्ट्स, एक्चुअल में कहां ज्यादा मिलते हैं वो अगले वाले उस पे आएगा, ठीक, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं अभी, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अब कह रहा है कि वैसे तो डेजर्ट्स में बहुत कम बारिश होती है, जैसे इंडिया में थार का डेजर्ट भी ले लो आप, तो वहां पर हम कहते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश जहां पे होती है, 25 सेंटीमीटर कितना हुआ 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच के आसपास, 1 सेंटीमीटर में 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है ना लगभग, अगर मैं सही हूं तो, हो सकता है गड़बड़ भी हो, तो इससे कम को हम एरिड एरिया बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी डेजर्ट्स हो सकते हैं। अब कौन कौन से कह रहा है, एक तो ये कह रहा है कि जो सहारा टाइप या थार का डेजर्ट होता है, लो लैटिट्यूड वाले, ट्रॉपिकल वाले। एक डेजर्ट वो होते हैं जैसे गोबी का मरुस्थल है, पेटागोनिया का मरुस्थल है, जो थोड़ा सा 40, 50, 60 डिग्री के आसपास होते हैं, यानी मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं। तो वहां पर वो कह रहा है कि कुछ ही डेजर्ट्स होते हैं जहां 10 इंच से ज्यादा बारिश होती है। 10 इंच मतलब हुआ लगभग 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, बहुत कम है, और ज्यादातर में कम ही बारिश होती है। तो स्टेटमेंट सही है, ज्यादातर में कम ही होती है। और दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जहां पे बारिश सबसे कम होती है, मैंने कई बार आपसे कहा है, साउथ अमेरिका में एक जगह है चिली, और वहां पर एक डेजर्ट है अटाकामा, है ना, और वहीं पर आपको ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड भी मिलेगा जिसका नाम है एरिका। तो एक फैक्ट है ये, आप लिख भी सकते हो इसको अपने हिसाब से। एरिका एक प्लेस है, अटाकामा डेजर्ट चिली में, ये ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। रिकॉर्ड है इसका, कहीं कहीं में बुक्स पे लिखा है कि 16 ईयर्स तक यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होने का रिकॉर्ड है। और सहारा में भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। तो ये इक्वली ये भी सही है, ये भी सही है, और एक गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओनली वन इज इनकरेक्ट। तो बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है इसको। ठीक है, आगे बढ़े। ये बताओ अब हॉट डेजर्ट्स के बारे में। ये कह रहा है कि जो गर्म मरुस्थल हैं, गर्म मतलब ट्रॉपिकल हो जाएंगे, ठीक है, सहारा है, जैसे अटाकामा है, भारत का थार का मरुस्थल है। हॉट डेजर्ट्स लाई एस्ट्राइड द हॉर्स लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, अश्व अक्षांश या उपोष्ण कटिबंधी या उप उष्ण कटिबंधी उच्च दबाव पेटी के किनारे पे स्थित है। और दूसरा है अपतटी पवन, अपतटी मतलब होता है ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब ऑनशोर, ऑफशोर, ऑनशोर मतलब तट की ओर, ऑफशोर मतलब तट के बाहर। विंड एंड इनसफिशिएंट रिलीफ ऑफ इंड्यूस रेनफॉल, जहां पर अपतटीय पवनें और अस्थायी अपतटीय पवनों से वर्षा को प्रेरित करने के लिए अपर्याप्त राहत गर्म रेगिस्तान में सामान्य है। मतलब वो कह रहा है कि रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच। वो कह रहा है कि एक तो इस सवाल को आप समझिए, जैसे ये मान लो सी है और ये जमीन है, ये लैंड एरिया है, अपतट मतलब तट से इधर की ओर, तो एक तो ये पवनें चलती हैं, और दूसरा बोलता है इनशेफिशिएंट रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच। यहां पर इसको छोड़ो, ये गलत है। उच्चावच का मतलब कहीं ऊंचा नीचा, पर्वत पठार मैदान। तो अगर पर्वत पठार मैदान की स्थिति यानी उच्चावच ऊंचा नीचा की स्थिति अगर नहीं होती है, नहीं है, तो ऐसी चीजें वो कह रहा है कि एक डेजर्ट बनने के लिए उत्तरदायी होती है, या गर्म मरुस्थल में ये स्थितियां आपको सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, ये है। और तीसरा सवाल, तीसरा स्टेटमेंट है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सट्रीमली लो डिक्रीजिंग फ्रॉम डेजर्ट इंटीरियर्स टू द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। वो क्या कह रहा है कि जैसे मान लो ये जमीन है और ये सी है और ये डेजर्ट है, तो वो कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता मरुस्थलीय आंतरिक भाग से समुद्र की ओर जाने में घटती है, घटते हुए मतलब सी के पास कम होती है और डेजर्ट्स में बढ़ती है, ये मतलब हुआ। या ये कह सकते हो इंटीरियर पार्ट में ज्यादा है और सी की ओर आते आते कम हो जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने आपको बता दिया कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ था। तो बताओ, जरा दिमाग लगाओ, दूसरे का क्या आंसर होना चाहिए। तो सी लगा रहे हैं कई लोग इसमें, कुछ महानुभाव ए भी लगा रहे हैं। ए होना चाहिए कि सी होना चाहिए?
पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको, यहां पे होता है कि नहीं होता है? ये सवाल लॉजिकल सवाल है, अगर आपको दिमाग यहाँ पे आप यूज कर रहे हो ढंग से तो आप इस सवाल को कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इजी सवाल है ये, बहुत टफ नहीं है। पहले से अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। कुछ खुंखार हैं वो बी भी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, कुछ ए भी कह रहे हैं। जो सी कह रहे हैं, जो सी कह रहे हैं ना, सी आंसर जो लोग कह रहे हैं वो किस मुंह से कह रहे हैं, ये एक सवाल है। सी जो आंसर दे रहे हैं लोग, अब कई लोगों ने डिलीट भी कर दिया अपने आंसर है, तो सी वालों का कहना यह है कि फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ये जो लोग कह रहे हैं इसमें, ये कैसे, मतलब तीसरा सवाल, ये तीसरा स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है बताओ, थर्ड स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है? तीसरा सवाल जब मैंने समझा भी दिया आपको, सापेक्षिक आद्रता का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब जैसे हम कहते हैं 60% 40%, हवा ने जितना पानी पिया है और उसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसका जो परसेंटेज होगा उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं हम। जैसे हम कहते हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में जब मानसूनी हवाएं भारत में आती हैं, वो पानी से पी के आती हैं, पानी पी के आती है, उनको आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो वो बारिश करती है। ठीक है, अब जब हवा पानी ही नहीं पिएगी तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहां से होगी? तो पानी पीना भी तो जरूरी है ना, कि एब्सोल्यूट पानी पीना होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो इंडिया के उस पर देख लो आप, ये भारत है जैसे, ठीक है, खाली हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मान लो ये डेजर्ट है, ठीक है, तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि डेजर्ट्स के अंदरूनी भाग में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, नमी ज्यादा होगी, और ये सी की ओर जाते जाते कम हो जाती है। ऐसा स्टेटमेंट कैसे होगा? सी की ओर ज्यादा होगा कि कम होगा? डेजर्ट्स में तो ह्यूमिडिटी कम होगी ना। तो आपने ये आंसर कैसे सही लगा दिया ये बताओ। डिक्रीजिंग फ्रॉम डेजर्ट इंटीरियर्स टू कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा जिसने भी आंसर लगाया है वो आज खाना ना खाए, मतलब खाना खाए तो फिर बिल्कुल घटिया वाला खाना खाए। अनहाइजीनिक नहीं खाना है, मतलब अच्छा खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ, लेकिन वो खाओ जो आपको कम पसंद हो, बेहिसाब। दूसरों को बढ़िया खिलाओ, मैंने कई बार आपसे कहा है, दूसरों को आप गोलगप्पे खिलाओ और जो मन हो वो खिलाओ, और अपना जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो खाओ। प्रायश्चित इसी को कहेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, इसको भी जिसने भी सी आंसर दिया इसको गलत कर दिया उसने दूसरे वाले को। वो कह रहे कि अब तट मैंने बनाया भी है भाई, अगर इस एरिया में हवा का जो रुझान है वो जमीन से अगर इधर की ओर होगा तो जमीन वाली हवा कैसे बारिश करेगी? जैसे भारत को देख लो आप, भारत में एक एग्जांपल है थार का डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? थार का डेजर्ट हमारा यहाँ है। तो इसके डेजर्ट बनने के पीछे बहुत सारे रीजन है। एक रीजन आप ये भी कह सकते हो कि यहां से यहां तक जाते जाते हवाएं क्या हो जाती हैं? ड्राई हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, आप ये भी कहते हो। और अगर कई बार यहां तक हवा आती भी है, मान लो कोई हवा ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर जमीन से हवा आएगी तो बारिश क्या करेगी? हमेशा कम करेगी। तो ऑफशोर अपतटीय वन पवन और अस्थायी अपतटीय पवनों से वर्षा प्राप्त करने वाले, मतलब एक तो ये। दूसरा, आप ये भी कहते हो कि रिलीफ फीचर मतलब ऊंचा नीचा। आप कहते हो कि जो अरावली हिस्सा है, अरावली पैरेलल है, यानी जब हवा यहां से जाती है मानसूनी हवाएं तो इसके समानांतर हो जाती है, और अरावली वैसे भी घिस गया है तो वो हवा को ऊपर नहीं उठा पाता है, एक रेलिक्ट अवशिष्ट पर्वत है। तो अरावली, ऐसा नहीं कि इन हवाओं को टकराएंगी हवाएं यहां से और हवा ऊपर उठ जाएगी और बारिश करेगी जैसे वेस्टर्न घाट्स में होता है। मैंने पढ़ाया था आपको ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। तो रिलीफ फीचर्स इस एरिया में भारत के संदर्भ में देखोगे तो आप उच्चावच उतना है ही नहीं। अगर अरावली ऊंचा होता और अरावली ऐसे न हो कि ऐसे होता और यहां से हवाएं जाती जैसे हिमालय से टकराती हैं तो बारिश करती, या जैसे वेस्टर्न घाट से टकराती बारिश करती। तो इसीलिए रिलीफ फीचर्स नहीं है। और दुनिया के वर्ल्ड की बात कर रहा है पूरा, मैं तो खाली एग्जांपल भारत में दे रहा हूं आपको। और इसमें वो कह रहा है कि जो हवा आती है वो लैंड टू सी है, अब तट है, तट की ओर है। तो ऐसे में मतलब जमीन से सी की ओर है तो उनमें मॉइस्चर कम होगा, इस वजह से ये बारिश
कम करेंगी। तो ऐसी चीजें रेगिस्तानों में सामान्य होती है, मतलब ये होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। दूसरा, और गर्म रेगिस्तान अश्व अक्षांशों या उस उपोष्ण उच्च दाब पेटी के किनारे स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात मैंने बताया भी था आपको। जैसे ये इक्वेटर है 0 डिग्री, मैंने कहा था ना यहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, ये यहां से हवा उठती है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से, और यहां से हवा उठ के फिर ऊपर जाके यहां बैठती है, मतलब यहां से उठेगी यहां बैठेगी। तो हम ऐसे तो नहीं बना सकते उसको, ऐसे बना देते हैं, और यहां से उठेगी और ऐसे बैठेगी। तो जहां पर ये हवाएं बैठेंगी तो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। कभी भी बारिश ऊपर उठती हवा करेगी, क्योंकि ऊपर जाते जाते ठंडी होती जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, RH 100 हो जाएगा, वाटर वेपर जो है वाटर वेपर पानी में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा, बादल बनेंगे, बारिश हो सकती है। यानी बारिश कराने के लिए जरूरी है हवा ने पानी पिया और हवा कहां उठती हो, ऊपर। तो यहां पर हवा नीचे बैठ रही, तो यही है हॉर्स लैटिट्यूड 30-35 नॉर्थ एंड 30-35 साउथ। इस एरिया में डेजर्ट्स का आपको ज्यादा मिलेंगे, लगभग 30 डिग्री 25-30-35 के आसपास आपको डेजर्ट्स इसीलिए ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पे हवाएं नीचे बैठती हैं और बारिश कम होती है। तो डेजर्ट का मतलब जहां पर पानी कम पैदा होता हो, हॉट डेजर्ट की बात कर रहा हूं ट्रॉपिकल की, और पानी के कम होने की वजह से, टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से, यानी एवोपोरेशन एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन को, वाष्पीकरण ज्यादा और वर्षण कम, तो फिर पेड़ पौधों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। और जहां पर पेड़ पौधे पैदा नहीं हो पाते हैं उतनी बढ़िया तरीके से, या उनके सर्वाइवल के लिए उतनी अच्छी कंडीशंस नहीं होती हैं, तो ऐसे को हम डेजर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो राइट, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? तो कंसेप्ट हुआ, समझ में आया ना सभी को? बताओ। ठीक है, आगे बढ़िए। गर्म रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सी चीजें सही हैं, विचार करना है आपको इस पे। गर्म रेगिस्तान की शुष्कता मुख्य रूप से अपतटीय व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण होती है। मतलब वो कह रहा है कि जो बारिश की कमी है हॉट डेजर्ट्स में, मेनली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ऑफशोर ट्रेड विंड्स। अब ऑफशोर ट्रेड विंड्स या ऑनशोर ट्रेड विंड्स क्या होती है मैंने बढ़ा दिया अभी आपको। अब ये स्टेटमेंट बताओ आप, ये इंटरकनेक्टेड है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करो कह रहा हूं, इसका हमेशा याद रखना। दूसरा है, विश्व के महत्वपूर्ण गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर होते हैं। इंपोर्टेंट हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसको भी आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सॉल्व कर सकते हो। गर्म मरुस्थल अमेरिका में भी पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है? तीसरा है, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर सको, दिमाग लगाओ ऑप्शंस में। और इसमें तो सीधे कह रहा हूं इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब 3 सही होंगे, ये गलत होगा। थर्ड नंबर है। बी आंसर है क्या सभी का? हाँ ठीक है, देखो ये आंसर आपने सही दिया, गुड। ए भी दिया कि किसी ने? हे भगवान, ए आंसर जिसने दिया है वो ससुराल नहीं जा पाएगा मुझे लग रहा है। अभी ए आंसर कैसे हो सकता है बताओ? अभी अभी पढ़ा था ये थोड़ी देर पहले, ये कि रेगिस्तानों में सामान्य बात है ऑफशोर विंड्स, मतलब ऑफशोर मतलब तट की ओर, यानी जमीन से पानी की ओर जाने वाली हवाएं आम बात हैं, इसी वजह से वो बारिश नहीं कर पाती। इस ऑप्शन में हमने सही किया था। इसके बाद अगला ऑप्शन आया है और हम गलत कर दे रहे हैं उसको, कैसे हो जाएगा ये? तो ये आंसर क्या है, सही है। डेजर्ट्स क्या होते हैं? एरिडिटी ऑफ द हॉट डेजर्ट इज मेनली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ऑनशोर ट्रेड विंड्स। मतलब क्या है, जैसे कहीं भी ले लो आप, जैसे अफ्रीका को ही देख लो आप, ऐसे है ना, ये अफ्रीका है,
तो यहां पर कौन सी विंड चलती है? ट्रेड विंड्स नॉर्मली, नॉर्थ ईस्ट है ये पोजीशन है। तो ये जो विंड्स है ये बारिश कैसे करेंगी? ये तो जमीन से आ रही है। एक रीजन नहीं होता डेजर्ट बनने में, बहुत सारे रीजन होते हैं ये। और दूसरा ये भी ट्रेड विंड्स है। अब ट्रेड विंड अगर यहां से आ रही है तो यहां आते आते क्या हो जाएगी? वो ड्राई हो जाएगी। तो इसके लिए तो जमीन से ही आ रही। यहां पर अगर कोई इलाका ये है तो ये कहेगा कि ये हवा पानी से आ रही है, सी से आ रही है। लेकिन अगर ये वाले प्लेस से कहा जाए कि तुम्हारी हवा कहां से आ रही, आने को तो सी से आ रही होगी, लेकिन यहां आते आते क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। तो यहां पर ये जमीन से पानी की ओर, ऑफशोर कहते हैं इसको, ये इस हिस्से में भी चलेगा ये। इसीलिए ये यहाँ पे बारिश कम होगी और यहाँ भी बारिश क्या होगी? कम होगी। लेकिन इस हिस्से में बारिश क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट है, ये ट्रेड विंड्स के उसमें होता है। और जब हम वेस्टर्ली की बात करते हैं तो वेस्टर्ली ऐसे चलती है, तो वेस्टर्न पार्ट पे ज्यादा बारिश करती है, और ट्रेड विंड्स ईस्टर्न पार्ट पे ज्यादा बारिश करती है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बारिश ज्यादा कब होगी? जब हवाएं कौन सी वाली बारिश करेंगी? जो पानी से आती हैं, सी से आती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन मानसून। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? विश्व के महत्वपूर्ण गर्म स्थल महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित है। पूर्वी किनारे पर कैसे हो जाएंगे? जब ट्रेड विंड यहां से चलेगी तो ये तो पूर्वी किनारा है महाद्वीपों का, वो तो पानी लेके चल रही, तो इसीलिए इस हिस्से में बारिश ज्यादा होगी। जैसे भारत का थार का डेजर्ट देख लो, वेस्ट में है ना, और ये भी इलाके में। तो इस साइड पे यहाँ पे आपको जनरली कम डेजर्ट्स मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो उसका रीजन कुछ अलग होगा। ज्यादातर डेजर्ट्स आपको वेस्टर्न पार्ट में मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि कलाहारी है, नामिब है, और साउथ अमेरिका का मैप आप जब देखते हो तो यहाँ पर कौन सा अटाकामा डेजर्ट है, अमेरिका में सोनोरन और मोजेब डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे कम, वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा, क्योंकि वेस्ट तक आते आते ड्राई हो जाती हवाएं, इसलिए वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न एज पे ज्यादा डेजर्ट्स होंगे ट्रॉपिकल। हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड इन अमेरिका, हाँ वहां भी मिलते हैं कुछ एक, जैसे मैंने अभी बताया था मोजेब है, सोनोरन है, ये सब। और अटाकामा डेजर्ट सिचुएटेड इन ये साउथ अमेरिका। तो तीनों ऑप्शन सही है आपका, ये वाला और बी वाला गलत हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? ईस्टर्न एज पे नहीं होता, वो किस पे होता है? वेस्टर्न एज पे। क्या इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? और मैंने आपको पढ़ाया भी था हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है करके। इसका मतलब ये लड़का जो है कंटिन्यूटी में नहीं है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है? मैंने कहा था एक जमाने में घोड़े समुद्र पे डाल दिया करते थे, तो वहां से उसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। मैंने आपको बताया था कि 5 डिग्री नॉर्थ से हवा उठती है और 30-35 नॉर्थ पे गिरती है, 30-35 साउथ पे भी गिरती है। ठीक, तो जहां पे हवाएं गिरती हैं, जो अभी पढ़ाया था मैंने, तो उस एरिया में हाई प्रेशर हो जाता है 30-35 नॉर्थ एंड साउथ में। तो हाई प्रेशर की वजह से वहां पर इलाका बहुत ही शांत हो जाता है, हवाओं में मूवमेंट नहीं होता। तो कोलंबियन एरा के बाद जब से स्टार्ट हुआ, यानी कोलंबस जब गया था ना यहाँ पे, न्यू वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, नई दुनिया की खोज की थी उसने 1492 में। उसके बाद बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका जाने लगे थ्रू क्या? नाव, जो बिना इंजन वाली होती थी उस जमाने में। तो ऐसे में जब यहां से यहां जाएगा तो कई महीने लग जाएंगे। हवा के सहारे नाव चलती थी उस जमाने में बिना इंजन वाली, तो बड़े खतरनाक लोग थे ये। असली जो हीरो थे ना जबरदस्त वाले, जिन्होंने एक्सप्लोर किया पूरी दुनिया को, इनका नाम भी बड़ा खतरनाक है। तो ये लोग यहाँ से इधर को गए, लेकिन जैसे ये 30-35 नॉर्थ और साउथ में पहुंचते थे, जहां पे हवाएं नीचे बैठती थी, बहुत ही कूल काम कंडीशंस होती हैं, स्टेबिलिटी होती थी वेदर में, मतलब हवा नहीं चलती थी। तो जैसे दिल्ली में हवा नहीं चलती है तो पोल्यूशन हो जाता है, वैसे ही एक रीजन है उसका। तो हवा की स्पीड कम हो जा रही थी। तो जब हवा की स्पीड कम हो जाएगी तो फिर नाव कैसे चलेगी? और नाव में सब कुछ है, घोड़े भी होंगे, खाना पीना भी होगा। तो आज का जैसा तो दौर थोड़ी है पहले कि आज आप फ्लाइट से जा रहे हो या पानी के इंजन वाले जहाज से जा रहे हो, आपके पास फोन है, मोबाइल है, बेबी सोना, खाना खाया नहीं खाया, ऐसा पहले कुछ पता नहीं चलता था। मतलब जो जा रहा है तो जा ही रहा है। तो ऐसे में उनकी नाव रुक जाती थी, स्टेबिलिटी आ जाती थी ना, हवा मूव नहीं कर रही है, या हवा बहुत कम चलेगी तो नाव की स्पीड भी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे में फिर वो जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास खाना पीना भी लिमिटेड होगा, सी का पानी आप नहीं पी सकते हो, बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे में कुछ घोड़ों को वो समुद्र में डाल देते थे। तब से उसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। क्या कहते थे उसको? हॉर्स लैटिट्यूड, अस्वक्षांश कहते थे उसको। ठीक है, तो आज का ये है। अब बात समझ में आई हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? तो आगे बढ़ा जाए। गर्म रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, गलत विकल्प का चुनाव करें।
सम शीतोष्ण रेगिस्तान वर्षा रहित होते हैं, टेम्परेट डेजर्ट्स आर रेनलेस। टेम्परेट डेजर्ट्स कह रहा। दूसरा है गोबी डेजर्ट इज फॉर्म ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी। जो गोबी रेगिस्तान रेगिस्तान है चाइना और अपना मंगोलिया में, वो महाद्वीपीयता से बना है। महाद्वीपीयता के कारण, इसको हटा दो आप, ये गलत छपा है, इतना काट दो, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। थर्ड है शीतोष्ण मरुस्थल समुद्र के नजदीक होते हैं, टेम्परेट डेजर्ट्स आर क्लोज टू द सी। और डी है पेटागोनियन मरुस्थल अपनी वृक्ष छाया की स्थिति के कारण अधिक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, अच्छा सवाल है ये। चौथा सवाल, कौन सा इसमें सही है? अब ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा इसमें, मतलब कौन सा ज्यादा बेकार है। चारों में कौन ज्यादा घटिया है, इस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। फोर्थ का सी लगा रहे हैं कुछ लोग डी लगा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। डी आंसर भी लगा रहे हैं कुछ लोग हैं, कुछ हैं जो सी लगा रहे हैं, कुछ तो और ही खतरनाक है, वो कह रहे हैं ए गलत हो जाएगा, ये भी है। देखो इस पे क्या है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे। ये हम बात कर रहे हैं कि इसकी टेम्परेट रिगार्डिंग हॉट डेजर्ट्स, गर्म रेगिस्तान के संबंध में। सवाल ही थोड़ा सा टेढ़ा है ये, हॉट डेजर्ट्स ऊपर कह रहा है, नीचे टेम्परेट डेजर्ट्स कह रहा है, ठीक है। देखो पहला सवाल है टेम्परेट डेजर्ट्स आर रेनलेस। टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जैसे सहारा जो डेजर्ट है वो ट्रॉपिकल डेजर्ट है, वो गर्म मरुस्थल है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, जैसे गोबी का मरुस्थल है, पेटागोनिया का मरुस्थल है। जरा समझ लो सवाल क्या कह रहा है। पेटागोनिया का डेजर्ट यहाँ है, ये होता है इलाका आपका कौन सा, अर्जेंटीना वाला। गोबी का डेजर्ट खास तौर पे आपको मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे मिलेगा, दोनों में यहाँ पे। तो ये ठंडे मरुस्थल होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि रेनलेस होते हैं कि नहीं होते हैं, कि बारिश तो कम होगी भाई, इसमें है, ठीक है। अब बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है कि रेनलेस होता है। अब दूसरे ऑप्शन में आओ, गोबी डेजर्ट इज फॉर्म ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या हुआ, महाद्वीपीयता। ये बिल्कुल सही बात है। देखो कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है, एक होता है मैरीन इफेक्ट या मैरीटाइम इफेक्ट या समुद्री प्रभाव। मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे मुंबई सी के किनारे है तो समुद्र का प्रभाव पड़ता है उसमें, है ना। तो मुंबई की जो क्लाइमेट है वो मैरीटाइम टाइप की क्लाइमेट आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत उसमें मैरीटाइम का इफेक्ट पड़ेगा, समुद्री प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वहां पर न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती, न बहुत ज्यादा ठंडा भी होता है, ठीक है, हालांकि इक्वेटर के नजदीक भी है। अच्छा दूसरा दिल्ली, उसमें सी से दूर है, तो दिल्ली में हम कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी है दिल्ली में, या महाद्वीपीयता का प्रभाव है। गर्मी में ज्यादा तापमान, जाड़े में ज्यादा ठंडा होता है। मास्को कॉन्टिनेंटलिटी का है, वो अपना साइबेरिया वो भी कॉन्टिनेंटलिटी। महाद्वीपीयता मतलब महाद्वीपों के अंदर जहां पर सी का इंपैक्ट कम होता है। तो गोबी का जो डेजर्ट है चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पे, दोनों में आता है, तो ये सी से दूर है। तो महाद्वीपीयता का प्रभाव यहाँ पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अंदर जाते जाते हवाएं क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी, बारिश वारिश उतनी ज्यादा नहीं होगी, और ठंडे में इतना ज्यादा ठंडा होगा कि पेड़ पौधों के लिए ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक डेजर्ट का फॉर्म ले लेगा। मरुस्थल, मरुस्थल मतलब जहां पेड़ पौधे पैदा नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो उस लेवल में नहीं होते हैं, जिसको हम मरुस्थल कहते थे, वर्जन लैंड, ठीक है।
तो दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, कॉन्टिनेंटलिटी समझ गए ना, महाद्वीपों के अंदर जिसमें महाद्वीपों का प्रभाव ज्यादा हो, महाद्वीपों के प्रभाव होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है, अगर जमीन गर्म हो रही तो ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठंडी होगी तो और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, यानी गर्मी का तापमान और जाड़े के तापमान में बहुत बड़ा फर्क आएगा, और हवाएं सी से दूर हैं तो ऑब्वियस है बारिश की संभावना कम होगी। ठीक है, शुष्क ड्राइनेस होगी वहां पे, सूखा ठंडा जिसको हम कहते हैं वो पड़ेंगे। तीसरा सवाल, टेम्परेट डेजर्ट्स आर क्लोज टू द सी, ये कह रहा है कि समुद्र के नजदीक होते हैं टेम्परेट डेजर्ट्स। आपको बताना है कि ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं है। पेटागोनिया का जो डेजर्ट है इज मॉइस्ट ड्यू टू इट्स रेन शेडो जोन। पेटागोनिया मरुस्थल अपनी वर्षा छाया क्षेत्र की स्थिति के कारण, वर्षा छाया की स्थिति के कारण अधिक है। ये इस पे थोड़ा सा ध्यान दो ना, आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक, मॉइस्ट वॉइस्ट की क्या बात है, ये आपका है मिस्टेक हो जाती ना उस पे। ये साउथ अमेरिका है और यहां पर आपका माउंटेन है एंडीज माउंटेन। कौन सा पर्वत है, एंडीज। अब यहां पर चलती है जनरली वेस्टर्ली विंड्स, क्योंकि हम बहुत साउथ की बात कर रहे हैं, और यहां पर अर्जेंटीना में एक डेजर्ट है पेटागोनिया का डेजर्ट। तो पेटागोनिया का जो डेजर्ट है वो किस वजह से ये कह रहा है, ये कह रहा है कि रेन शेडो जोन की वजह से। मतलब एंडीज माउंटेन है तो ये पढ़ाया था मैंने पहले आपको, एंडीज माउंटेन है तो यहां से वेस्टर्ली विंड्स इस पे चल ऊपर उठती हैं और यहां पर कुछ बहुत बारिश करती, और यहाँ ठंडी हो जाती तो ठंडी होकर दूसरी ओर नीचे बैठती है, इसको हम रेन शेडो जोन कहते हैं, मैंने पढ़ाया भी था मानसून के केस में। तो दूसरे वाले हिस्से में जब हवाएं नीचे बैठेंगी तो गर्म होते जाएंगी, इस साइड होगा रेन शेडो जोन, यानी वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो धीरे धीरे पेटागोनिया के डेजर्ट बनने के पीछे एक रीजन ये भी है कि ये रेन शेडो जोन में आता है, मतलब इसके इस साइड एंडीज है, वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट चलेंगी, क्योंकि ये टेम्परेट जोन है, 30, 40, 60, 70 के आसपास का है लगभग, इसलिए यहां पर रेन शेडो जोन में बारिश कम होती। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, रेन शेडो जोन में बारिश कम होती है। अब बताओ इसका आंसर कौन सा ज्यादा बुरा लग रहा है आपको, कौन सा गलत होना चाहिए। मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं, डी वाला तो ठीक है ना, रेन शेडो जोन होता है इस वजह से वो बन गया पेटागोनिया का डेजर्ट अर्जेंटीना वाला। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको लगता है कि हाँ यार ये गलत है। ए और सी में से कौन सा गलत होगा। हे भगवान, टेम्परेट डेजर्ट्स आर क्लोज टू द सी। कभी ऐसा सुना है आपने कि जो सी है, सी के बगल में ही डेजर्ट हो जाए। सी से हवा पानी पिएगी तो बारिश कर सकती है ना, तो सी के बगल में ही डेजर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में शीतोष्ण मरुस्थल समुद्र के नजदीक होते हैं, मतलब अकल बड़े की भैंस, ये सवाल फिर से आया है। मैं कह रहा हूं कि गोबी का डेजर्ट कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से है, इतना अंदर है। ठीक, पेटागोनिया का डेजर्ट मैं कह रहा हूं कि एंडीज माउंटेन के जस्ट दूसरे साइड में। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि क्लोज टू द सी, बिल्कुल सटा हुआ है। हे भगवान, हे ईश्वर, भगवान प्रकट हो जाएंगे किसी दिन, है। लगता है तुम लोगों का ध्यान एलविस यादव में ज्यादा चला गया है, मतलब कुछ खुंखार खुंखार लोगों में, है ना। तो आगे बढ़ा जाए, एलिमिनेट करना है उसको। इसके ऑप्शंस उतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसमें ज्यादातर आपको देखना कि कौन सा इनमें से गलत जैसा दिख रहा है। आगे बढ़े, गर्म रेगिस्तान और मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान में तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर इन हॉट डेजर्ट्स एंड मिड लैटिट्यूड्स। दोनों में, अब मिड लैटिट्यूड आप समझ गए, यानी टेम्परेट डेजर्ट की बात कर रहा है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट डेजर्ट की बात कर रहा है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि दैनिक तापांतर सीमा बहुत अधिक होती है,
डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। इंटेंस सोलर रेडिएशन एंड क्लाउडनेस skies cause the temperature to rise with the sun। ठीक, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के पीछे कारण क्या है ये आपको बताया है उसने। फिर है कि ड्यूरिंग विंटर नाइट्स फ्रॉस्ट इज कॉमन इन ऑकरेंस, फ्रॉस्ट इज ए कॉमन ऑकरेंस, मतलब पाला वाला पड़ता रहता है वहां पे जाड़े के समय में। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 6, छठा सवाल है। अच्छा, पांचवा नहीं किया ना मैंने, कोई बात नहीं, मैं वही कर रहा था, मैंने कहा छठा कहां से आ गया ये, पांचवा इसके बाद होगा, आप छठा वाला ही कर लो। 6 का आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी महानुभावों ने। 6 का डी 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 डी, गुड, सही है। दैनिक तापांतर सीमा बहुत अधिक होती होगी, क्यों होगी ये बता सकते हो आप मुझे कि डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, दिन का मैक्सिमम और नाइट का मिनिमम के बीच में डिफरेंस, उसको हम दैनिक तापांतर कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा दुनिया में कहां होता है, डेजर्ट्स में ही होता है। तो क्यों होता होगा ये 2-4 वर्ड में लिख के अगर आपको आता है तो कमेंट करके लिख सकते हो आप। मेरा सवाल है कि डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर डेजर्ट्स में मैक्सिमम होने की वजह क्या है। दूसरा है बादल रहित आकाश होता है, बादल बादल होते नहीं है तो सन की सनरेज डायरेक्ट आती है, जिससे दिन के समय में गर्मी करती है और रात को फिर वो वापस चले जाती है, क्योंकि बादल होता नहीं है तो दिन का तापमान ज्यादा हो जाएगा, रात को बादल न होने की वजह से सारा का सारा वापस चला जाएगा, तो इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा। सर्दियों के दौरान बिल्कुल सही बात है, मिड लैटिट्यूड्स में सर्दियां और ज्यादा होंगी, डेजर्ट से बादल कम होंगे, मॉइस्चर कम होगा, तो बादल रोकते हैं किसको, रेडिएशंस को। बादल रोक नहीं पाएगा, ग्रीन हाउस काम करता है, बादल वापस चला जाएगा, तो आएगा जाएगा, ठंडी हो जाएगी, और इसलिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बताओ फिर, मैंने जो सवाल पूछा आपसे, मैंने कहा कि डेजर्ट्स में डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है किसी भी क्लाइमेट से, क्यों ज्यादा होता होगा। सवाल मेरा समझ गए, दैनिक तापांतर मरुस्थलों में, हॉट डेजर्ट्स में सर्वाधिक होता है, जैसे सहारा में या भारत में थार के डेजर्ट्स में ज्यादा होता है, किस वजह से ज्यादा होता है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जरा, क्यों ज्यादा होगा। क्या वजह होगी ऐसा होने की। बताओ बताओ, आंसर बताओ, आंसर देने में घबराया मत करो, टाइप कर लिया करो। क्यों ऐसा होगा, क्या रीजन है इसके पीछे ऐसा होने के। अब देखो एक भी आंसर नहीं आ रहा है, नहीं एक आते का आया है, बस हो गया। कितना इजी सवाल पूछा था, अरे ये इसका आंसर ही यही है, जो इसको डिफाइन ये वाला नहीं कर रहा क्या ये, मैंने खुद ही बोला था अभी, मैंने खुद ही बोला था, मैंने कहा वहां बादल कम होते हैं, मॉइस्चर कम होते हैं, इस वजह से दिन के समय में हीट ज्यादा आती है, क्योंकि बादल रोकते नहीं है उसको, और रात के समय में जब हीट वापस जाती है, आउटगोइंग रेडिएशन होता है, तब भी बादल नहीं होते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता, ट्रैप नहीं कर पाता, इससे निकल जाते हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है। ये मैंने बताया था। दूसरा, स्टोनी सरफेस है, मरुस्थल है, तो जो डेजर्ट है या रेत है वो ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करती है, आपको पता है, इस वजह से होगा। ये लो,
मैं यही देखना चाह रहा था कि जो आप लोग दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो। मैं कभी जिंदगी में एक वीडियो बनाना चाहता हूं, तो उसको दिल पे मत लेना आप लोग। अगर उस वीडियो के अगर आप हकदार नहीं होने चाहते हो, मतलब मैं वीडियो में जिन लोगों के लिए बात करूं, आपको उसको थोड़ा सा शेयर वेयर करना पड़ेगा बाद में, कि अगर आप चाहते हो कि आप जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं आप उनमें ना शामिल हों, आपकी हरकतें कुछ ऐसी हों कि आप उसमें शामिल ना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा। मेरा एक बहुत पुराना डायलॉग है, तो उस डायलॉग को फॉलो नहीं करना है आपको, आप उसके भीड़ में शामिल न रहें। तो डायलॉग कौन सा है? डायलॉग ये है कि जो कुछ नहीं करता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है। मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, जो कुछ नहीं करता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है। मतलब इवन दिमाग का यूज भी हम नहीं करते हैं तो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। रीजन क्या है? अब जैसे मान लो हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम मान लो मैथ्स बना रहे हैं, हम रीजनिंग बना रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग में तो हम गलत तो हम कर ही नहीं सकते ना, हमारी पेन ही रुक जाएगी। ऐसा थोड़ी कि वो पूछ रहा है आपसे, आप कुछ का सवाल बना के 1.5 पेज उसका आंसर निकाल दोगे, सवाल ही पता नहीं होता। तो उसमें एक ही चीज होती है, हाँ या ना। यहां पर क्या होता है, यहां अपनी धुन में हम सवार रहते हैं। तो अगर आप अपना दिमाग का यूज करोगे प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, तो मेरे इस जो वीडियो है इसके अंदर आप नहीं आओगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसके अंदर आप आ जाओगे, तो ये सुधारना पड़ेगा आपको। समझ आई बात? और ये बात बिल्कुल सही है, जो कुछ नहीं करता है वो यूपीएससी की तैयारी करता है, क्योंकि इसमें कुछ लगता वगता नहीं है ना इसमें सबसे कम मेहनत लगती है। तो हमें यूपीएससी निकालना है, हमें तैयारी अच्छी करनी है, हमें एग्जाम में फाइट करनी है, ये मन में होना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए, या आ जाता है कई बार कि यार हम कुछ नहीं कर रहे तो चलो यही कर लेते हैं, तो कुछ नहीं कर रहे तो यही कर लेते हैं का मतलब क्या हुआ कि फिर हम फिर बेहोश हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर उपरोक्त सभी, आंसर ठीक दिया आपने, लेकिन ध्यान दो ना वो क्या कह रहा हो, हर ऑप्शन पे ध्यान दिया करो। वो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले को कैसे आपस में इंटरलिंक कर रहा है, फिर आपका सवाल सही हो जाएगा। बताओ फिर, रेगिस्तानों में जलवायु परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट्स होते हैं, अच्छा हाँ एक मिनट है, ये पांचवा वाला सवाल हमने नहीं किया था, इसको भी कर लो फटाफट। ये कह रहा है कि हाई डायनेलर टेम्परेचर रेंज इज टिपिकल फीचर ऑफ द हॉट डेजर्ट्स। मतलब गर्म मरुस्थलों की एक खासियत है उच्च दैनिक तापमान, ये मैंने बता दिया था आपने अभी आपको। रेगिस्तानी इलाकों में ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है जो गर्मी को अवशोषित करने में मदद कर सकता है। बताओ, अब ये सवाल गलत मत करना है, फटाफट आंसर दो इसका जल्दी। न्याय में देरी होना भी न्याय नहीं माना जाता है, इसलिए आंसर देने में बहुत ज्यादा देरी हो जाए तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। कुछ कुछ आंसर। क्या लिखा है? किस किस को खुजली है? खुजली मतलब निगेटिव सेंस की खुजली। एक तो होता है कि हमें पढ़ने की खुजली है, अच्छे काम करने की खुजली, एक होता है कि हम सुधर नहीं रहे, वो वाली खुजली। अब ये भी पढ़ाया था कि मैंने कहा था कि वर्ल्ड के किसी भी क्लाइमेट में अगर कहा जाए कि डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर दैनिक तापमान का सर्वाधिक कहाँ होता है, तो डेजर्ट्स में होता है। दिन का ज्यादा रात का कम क्यों होता है ये भी बता दिया था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा है, वो कहता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब बादल नहीं है वहां पे, तो बादल नहीं होगा तो वो जो हीट वापस जा रही है उसको ट्रैप नहीं होगी, तो सीधे हीट वापस चले जाएगी तो जमीन ठंडी हो जाएगी। अभी अभी मैंने पढ़ाया था ये,
गर्मी को अवशोषित करने में मदद नहीं करता, आपस में इंटरलिंक्ड है सवाल, तो ये भी सही है, तो आंसर सी होना चाहिए। कई लोगों ने ए दे दिया, मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कुछ नहीं होता। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको ज्ञान दिया था इस बारे में। हे भगवान, हे ईश्वर, तो आंसर क्या होगा इसका? अभी भी ए आ रहा है पीछे, देखो ए होगा कि सी होगा? होश में, होश में, होश में आओ। ठीक है, आगे बढ़े। यही तो मैं डिफाइन कर रहा था अभी कि डेजर्ट्स में दैनिक तापांतर ज्यादा क्यों होता है, अब तो आ गया ना समझ में। और दूसरी चीज, थोड़ा लिख लिया करो फटाफट कि वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, बादल कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, सरफेस स्टोनी होता है, रेत होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट अब्जॉर्व करता है। पेड़ पौधे होंगे तो वो अपने एवेपोरेशन में दूसरी तीसरी चीजों में उसको एब्जॉर्व कर लेंगे, तापमान कम हो जाएगा। घासें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप पढ़ते हो ना, बहुत सारी चीज ये सब। आगे बढ़िए, नंबर 7, रेगिस्तान में जलवायु परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि मध्य अक्षांशों के रेगिस्तानों में समुद्र से दूरी के कारण कम वर्षा होती है। जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स होते हैं रिसीव लिटिल प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द ओशंस। आपको पता करना है, अब इंग्लिश में पढ़ो और अच्छा है। सर्दियों में दिन का तापमान ठंड से नीचे गिर जा सकता है, गलत वर्ड है। डे टाइम टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन विंटर्स, मतलब जाड़े में फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। ये कह रहा है, किसकी बात कर रहा है? मध्य अक्षांशी मरुस्थलों की बात कर रहा है। और आखिरी है, मध्य अक्षांश के रेगिस्तान में बारिश होती है तो बारिश भारी होती है और बहुत लंबी होती है। रेगिस्तानों में बहुत ज्यादा बारिश होती, बहुत लंबी होती कह रहा है। अब ये पता नहीं क्यों कह रहा है ऐसा, तो बताओ आपके सामने कौन कौन से कथन सही है। 7th का फटाफट इसका आंसर बता दो आप, बहुत तेजी से बताओ, ये क्योंकि पढ़ा हुआ है ना सारा, डेजर्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। ये आंसर आप लोगों का ए आया है। ए मतलब 1 और 2 सही है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, ये आंसर आपने सही दिया। रेगिस्तानों में समुद्र से दूरी के कारण कम वर्षा होती है, अभी तो पढ़ाया था हमने, इसी सवाल को गलत किया था हमने। अगर ये सवाल आप गलत कर देते तो अनर्थ हो जाता। अगर सी के पास होता तो फिर बारिश तो हो ही जाती ना, सी के पास तो मॉइस्चर है, सी से दूर होगा। इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी यानी महाद्वीपीयता का प्रभाव होगा। गोबी डेजर्ट का एग्जाम्पल दिया था मैंने, बहुत अंदर था, इसलिए पानी वहां तक जाते जाते ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, पहले पानी लूज हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो इसीलिए दूर होंगे वो। पानी वहां तक जाते जाते या मॉइस्चर जाते जाते ड्राई हो जाता है, सूख जाता है या नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तापमान ठंड से, बस मैंने बताया था, एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटली का मतलब क्या हुआ, वहां पर गर्मियों में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और जाड़ों में बहुत कम तापमान हो जाएगा, इतना नीचे कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा सकता है। बोथ आर करेक्ट, बट भारी बारिश कैसे हो जाएगी, ये गलत आंसर है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया दिमाग से, ये अच्छा ही बात है। आगे बढ़ा जाए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये सवाल आप कर सकते हो, वैसे इजी है। सवाल उतना टफ नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश मरुस्थलों का, मध्य अक्षांशी मरुस्थल का भाग है, कह रहे। 8th नंबर है आपका। एट्थ का डी आंसर दे रहे हैं सभी लोग, कुछ ए भी दे रहे हैं। आंसर सभी लोग दिया करो, डरा मत करो, ससुराल में थोड़ी है वो वहां पे कि ससुर जी आपसे पूछ रहे हैं कि पानी पियोगे और आप कह रहे हो नहीं, कभी कभी ओकेजनली ले लेते हैं। अरे वो पानी पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहे जो हम सोच रहे हैं। यहां पर अगर आंसर दिया करो, इज्जत इज्जत वाली कोई बात नहीं होती इसमें। गोबी का डेजर्ट कहां है? अभी पढ़ाया था गोबी का डेजर्ट, ठीक। तुर्कमेनिस्तान कहां है? भारत के नॉर्थ में अगर आप देखोगे, वेस्ट की ओर सेंट्रल एशिया का पार्ट है।
भारत के ऊपर ताजिकिस्तान मिलेगा, उससे थोड़ा सा आप लेफ्ट की ओर चले जाओ, वेस्ट की ओर चले जाओ, क्या क्या मिलता है आपको? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, कैस्पियन सी से लगता हुआ है तुर्कमेनिस्तान। तो मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया है, तो भारत से नॉर्थ में है, तो क्या होगा? मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये भी सही है। लद्दाख, लद्दाख ठंडा ही तो है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं उसको, ठंडा मरुस्थल है, तो लद्दाख भी हो जाएगा। तो आंसर इज डी, डी आंसर इसका सही है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका। वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, रेगिस्तानी वनस्पति के बारे में बताना है। जैसे कल भी हमने डेजर्ट सवाना पढ़ा था ना, उससे पहले इक्वेटोरियल वेजिटेशन पढ़ा था, तो आज है रेगिस्तानी वनस्पति। तो इसमें सवाल है, ड्यू टू एक्सेस हीट एंड लैक ऑफ मॉइस्चर डेजर्ट्स आर नॉट फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। बहुत इजी सवाल है, आप आराम से इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और शुष्कता नुकूली, ये वर्ड नहीं आएगा एग्जाम में, ये आएगा जीरोफाइट्स। प्लांट्स आर अब्सेंट इन हॉट डेजर्ट्स, वहां पे नहीं पाए जाते हैं। और खजूर होता ना रेगिस्तानों में, खाड़ी देशों में आप देखते हो खजूर बहुत मिलता है वहां पे। डेट पम्प्स आर फाउंड इन डेजर्ट प्लेसेस विथ अबंडेंट ग्राउंड वाटर, प्रचुर मात्रा में भूजल के साथ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से इसके ऑप्शन सही हैं आपके, कौन से गलत हैं, इस पे आपको ठप्पा लगाना है। नाइन्थ का, अच्छा हाँ ध्यान रखना, ये हमेशा गलती करते हैं हम, गलत पूछ रहा है वो सही नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट में आपको आंसर देना है। नाइन्थ का इनकरेक्ट पूछ रहा है कि इनमें से गलत कौन कौन से हैं। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसके ऑप्शन उतने अच्छे नहीं दिए गए हैं कि ये आपको परेशान कर सके। ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर लगाओ, आपका ये सवाल सही हो जाएगा। और ध्यान रखना, यूपीएससी में कम से कम 2-4 सवाल ऐसे आएंगे या ज्यादा ही आएंगे जो आपको नहीं आते थे पूरे, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन उसमें से आता था, उसी आधार पे आपने एलिमिनेशन वाली जो प्रोसेस है उसको आपने अडॉप्ट किया बढ़िया से, और आपने सवाल ठीक कर दिया। ऐसे भी आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो नाइन्थ का सी आंसर आप लगा रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर लोगों ने लगाया है, वेरी गुड। ए कैसे हो जाएगा भाई? जीरोफाइट्स कहाँ के हैं? जीरोफाइट का मतलब ही क्या होता है? जो कम पानी में भी पैदा हो जाते हैं। तो ये तो एब्सेंट कैसे हो जाएगा? तो पाए जाएंगे वहां पे, तो ये गलत हो जाएगा। ये दूसरा गलत है। अब इस पे दूसरा है नहीं, इस पे दूसरा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल द अबव, क्या तो सारे गलत होंगे? तो पहला और बी वाला तो आंसर सही हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि दूसरा वाला गलत दिख रहा है आपको। अब पहला वाला तो बिल्कुल सही। क्या है ये? अधिक गर्मी और आर्द्रता की कमी के कारण रेगिस्तानी पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गर्मी ज्यादा होती है, मॉइस्चर कम है ना, एवोपोरेशन ज्यादा है, प्रिसिपिटेशन कम है, तो इस वजह से पेड़ पौधों को पानी हासिल नहीं हो पाता है, तो ऐसे लिए वो सर्वाइवल के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, नॉट फेवरेबल फॉर ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। तो ये तो सही आंसर है, वो गलत पूछ रहा है। तो एक जहां जहां होगा वो आंसर वैसा ही नहीं होगा, तो आंसर डी भी तो नहीं हो सकता इसका, तो आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? सी, ओनली 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो एलिमिनेशन को अपनाओ आप। एलिमिनेट करना, कैसे एलिमिनेट किया जाएगा? तो खजूर वजूर होता है वहां, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो आर्द्रता की कमी होती है वहां पे, आर्द्रता मतलब नहीं, अरे आर्द्रता की कमी होगी, मॉइस्चर कम होगा तभी तो बारिश नहीं होती। आर्द्रता ज्यादा कैसे हो जाएगी भाई? जब हमारे यहाँ आर्द्रता ज्यादा होती है, मई जून, सॉरी जून जुलाई अगस्त के महीने में मानसून आता है, तब बारिश होती ही नहीं। रेगिस्तानी वनस्पति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर से। कैनोपी इन मोस्ट डेजर्ट्स इज वेरी रेयर, लेयर्स में नहीं होती मतलब यहाँ पे। अच्छा, दूसरा है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां छोटी मोटी और मोटी छल्ली से ढकी होती है, इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है?
बताओ कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें ठीक जैसा होगा ये? टेंथ का बी सी ए सभी लोग लगा रहे हैं इसमें। देखो क्या होता है, कैनोपी का मतलब छत। अब ये बताओ, ये डेजर्ट का कोई पेड़ है मान लो, ये पेड़ क्या ऐसे होते हैं डेजर्ट्स में, ऊपर वाला बिल्कुल छत वाला बढ़िया बढ़िया वाला, ऐसा होता है क्या? या डेजर्ट्स में आपको कुछ ऐसे पेड़ मिलते हैं, ये कांटेदार वाले, पत्तियां बड़ी छाल वाली, ऐसे ऐसे? कैसा कैसा पेड़ मिलता है? ऐसा जैसा मिलता है कि ऐसे वाला मिलता है? नीचे वाला पेड़ मिलता है कि ऊपर वाले पेड़ मिलते हैं आपको? या ये जैसे ये कैक्टस, इसमें ऐसे कांटे वांटे लगे होते हैं ऐसे, या ये ऐसे वाले पेड़ मिलते हैं कि वैसा मिलता है जैसे आम का पेड़ होता है ऐसा? कौन सा पेड़ मिलेगा बताओ? कौन सा कथन सही है? अच्छा दूसरा, तो आंसर क्या क्या लगाया आप लोगों ने? किसी ने सी लगाया, सी मतलब एक और तीन सही है। हे भगवान, मतलब डेजर्ट्स में जो पेड़ पौधे हैं जहां पर पानी की बहुत कमी है, वहां पर पूरे साल मौज मस्ती में रहेंगे पेड़ पौधे। कई लोगों ने सी भी आंसर लगा रखा है, मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट सही लगा रखा है। वो कह रहा है कि डेजर्ट्स में पूरे साल पेड़ पौधे अधिकांश समय में मस्त रहते हैं। पूरी डेफिनेशन ही जो है ना, वो कहते हैं कि कंसेप्ट की डॉट 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 कर देना, इसी को बोलते हैं। नहीं हो जाएगा ऐसा? जहां पानी ही कम है, सर्वाइवल के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है डेजर्ट्स में, जिस डेजर्ट्स का मतलब ये होता है बंजर टाइप की जमीन है, कुछ पेड़ पौधे वहां पर पैदा हो जाते हैं जो ड्रॉट, सूखा या कम पानी में भी पैदा हो जाते हैं, रेजिस्टेंट पावर होती है उनमें। तो सी वाला कैसे सही हो जाएगा? और दूसरी बात यह है कि मोटी छाल, इसको गलत कर दिया कई लोगों ने। लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स टेंड टू बी स्मॉल, थिक एंड कवर्ड विद ए थिक, मतलब क्या कह रहा है ये कि मोटी छाल होती है, मोटी छाल नहीं होगी उसकी, कांटेदार होते हैं ताकि एवेपोरेशन क्या हो, कम हो। जितने भी सूखे क्षेत्र होते हैं वहां पर छाल हमेशा मोटी होगी, और जितना भी पानी वाला होगा उनकी पत्तियां सॉफ्ट होंगी, क्योंकि मोटी छाल से एवेपोरेशन यानी पानी गर्मी के बाद भी वाष्प बन के बाहर नहीं जा पाएगा, अंदर स्टोर रहेगा पानी। इसीलिए डेजर्ट्स में वही पेड़ पौधे पैदा होंगे जो तो एक तो उनकी पत्तियां नहीं के बराबर होंगी, और होंगी भी तो मोटी छाल वाली होगी ताकि पानी अंदर स्टोर रह सके, एवोपोरेशन में वो बर्बाद ना हो सके, या फिर कांटेदार होंगी इस टाइप की। तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैनोपीज। कैनोपी मतलब बहुत कम होता है ऐसा, ज्यादातर पेड़ ऐसे दिखेंगे, होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? तो कहां कहां तुम्हारा ध्यान चला जा रहा है बीच बीच में, ये बताओ यार तुम मुझे। सी आंसर कैसे हो सकता है इसका? सी का मतलब ब्लंडर मिस्टेक है ये आंसर कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हो कि मोटी छाल वाली पत्तियां नहीं होती। आपने कैक्टस देखा है वहां पे, दुनिया भर के टीवी में आपने देखे हुए हैं, मैंने खुद यहां बनाया हुआ है। तो ऐसे आंसर न दिया करें प्लीज, दिमाग लगाओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाना क्लाइमेट, सब सवाना पूछ रहा है ये, कवर्स ओनली लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका। वो कह रहा है कि अफ्रीका के केवल अफ्रीका में ही सवाना ज्यादा पाई जाती है और बहुत बड़े हिस्से में है। दूसरा सवाल है कि सवाना जलवायु भूमध्य रेखीय जंगलों और व्यापारिक पवन मार्ग रेगिस्तानों के बीच पाई जाती है। ये सवाल आपको आ जाना चाहिए। इंग्लिश में देखो इसका आंसर क्या है, मतलब कैसे लिखा हुआ है, 11 नंबर। और सवाना कहां पाया जाता है, मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट्स के बीच में पाया जाता है। सवाना क्लाइमेट इज कन्फाइंड विद इन द ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीय में ही सीमित है सवाना। कौन सा ऑप्शन आंसर इसका सही होगा, आप ये बताओ। इसको आप सही कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। 11th का सवाल है, 11 नंबर का सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है बी। तो बी आंसर लगाया है, तो बी क्या सही है? क्या आप बाकी लोग भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहेंगे? बी लगाना चाहेंगे?
कोई और दूसरा ऑप्शन वाला नहीं आ रहा, क्या बात हो गई? हाँ, आंसर क्या होगा? बी ही होगा। सवाना क्लाइमेट कवर्स ओनली लार्ज पार्ट ऑफ, ओनली वर्ड मतलब मैंने पहले भी कहा थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन हमेशा नहीं, ज्यादातर केसेस में ओनली थोड़ा गलत होता है। भाई सवाना तो अफ्रीका में भी है, सवाना तो भारत में भी मिलेगा आपको, दूसरे कंट्रीज में मिलता है सवाना। ग्रासलैंड, लानोस इन वेनेजुएला, कैंपोस इन ब्राजील, मैंने पढ़ाया था आपको। तो अफ्रीका से बाहर भी ये होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जो पहला ही गलत हो गया तो फिर आंसर तो वैसे ही मिल गया ना आपको, एलिमिनेट करो उसको, बाकी नहीं भी पता आपको तो। ठीक है, सवाना क्लाइमेट मैंने अभी आज पहली क्लास में ये बताया था आपको, क्लास शुरू होते ही मैंने क्या कहा था आपसे, ये इक्वेटर है, यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटर के आसपास। फिर मैंने कहा था सवाना आएगा, फिर डेजर्ट्स आएगा, पढ़ाया था ना। पहला ही सवाल जब हमने सॉल्व किया था सुबह, तो यही था, डेजर्ट्स, सवाना, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। और तीसरा सवाल है, क्लाइमेट इज कन्फाइंड विद द ट्रॉपिक्स। हाँ ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि सवाना क्लाइमेट है, मैंने कहा आपको 8, 10, 15 या 10-15 डिग्री से 20-25 डिग्री के आसपास के बीच में सवाना क्लाइमेट ज्यादातर पाई जाती है। तो ये ट्रॉपिकल जोन होता है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो ये आंसर आपने बहुत ही बढ़िया दिया, वेरी गुड। ये ए भी दिया है भी भाई ने, शाहरुख खान कुरैशी भाई साहब, जिसके लड़के के आंसर पहले सही आते थे अब खराब आने लग गए हैं। रीजन, लड़का ससुराल गया था क्या? रेगुलर नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, मतलब पढ़ाई को कंटिन्यूटी लाओ उस पर, तब जल्दी सवाल बनेंगे। अब एक सवाल और है आपका ये खैर ये तो सवाल वो है, ये तो मुझे भी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं इसमें, कौन सा सवाल मैक्सिको में कहाँ मैच कर रहा है। ऐसे सवाल थोड़े से कम आ रहे हैं आजकल, लेकिन आते भी हैं तो ध्यान रखना उसमें। जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे रेयर अर्थ में आता है, या कहीं पर कोई मिनरल चल रहा हो, बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो, या इंडिया ने कुछ उसमें खास किया हो, या क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, तो वो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना तो बहुत सारे आपके मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको आप खुद से देख लेना, ये तो खाली वैसे ही है, इसमें आंसर इसका ए वाला ज़्यादा सही है वैसे। मैक्सिको सिल्वर के लिए बहुत फेमस है ठीक। और चिली में कैल्चे वे ठीक ठाक है। कलाहारी डेजर्ट में उसे डायमंड वायमंड मिलता है आपका। अगर नेवेदा वेदा चले जाओगे तो वहाँ पर आपको कॉपर वॉपर ज़्यादा मिलता है, यूरेनियम उटा हमें मिलता है वैसे खास तौर पे। तो ये तो एक फैक्चुअल सवाल है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, ये सवाल इसको पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इसलिए दिया गया आपको कि आपको ध्यान देना। जैसे आपका रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ, जैसे लिथियम है या बैटरी में यूज हो रहा है आज की डेट में, तो वो कहाँ पाया जाता है? भारत सरकार कहीं पर भी, या अडानी वडानी टाइप के जितने भी खूंखार खूंखार लोग हैं सब लिथियम के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि नया जो दौर है वो किसका है? इसी टाइप की बैटरीज का है ना। तो वहां पर ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, लिंक है, इंडिया में कहाँ नया नया डिस्कवर हुआ है, वर्ल्ड में कहाँ हुआ है, तो वो आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और बाकी पेट्रोलियम तो हमेशा ही हाईलाइट रहते हैं, पेट्रोलियम है या फिर कोल है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चीज जरूरी है पढ़नी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कहां पर है। आगे बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइनिंग settlers in mid latitude deserts and choose the correct option। क्या क्या होता है बताओ, कहां कहां पर क्या होता है? 13 सवाल है ये भी वही है, अब ये बताया था मैंने आपको। कालाहारी में जैसे मैंने खुद ही बोल दिया था आपको डायमंड मिलता है, तो इसमें फिर से आगे कॉपर है, डायमंड होता है यहाँ पे। चिक्वामाटा एक ये बहुत ही फेमस माइन है चिली में, कॉपर की, तांबा मिलता है। मैक्सिको में चांदी का खनन किया जाता है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो आंसर अपने आप ही हो जाएगा क्या? डी। आंसर खुद ही हो गया क्या? डी आंसर सही है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको एक तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीछे, बाकी करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं, या कोई मैगजीन अगर मार्केट में आई हो जो मिनरल्स से रिलेटेड हो, तो वहां पर जब आप काम करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ये फैक्चुअल सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से भी पढ़ सकते हो, और बाद में जब आप एग्जाम देना चाहो, प्री देना चाहो,
तो उससे 1-1.5 महीने पहले भी पढ़ सकते हो, मतलब ये एग्जाम के टाइम में भी पढ़ी जा सकती है। फैक्ट है ना, बाद में पहले हम भूल भी जाते हैं इसको। तो ये तो ऐसे ही दे दिया गया था कि आपको एक आध बार इससे भी होके जाना पड़ेगा प्री देने से पहले। ये सवाल थोड़ा सा दिमागी है, इसको सही करना है आपको, चाहे कुछ हो जाए। मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट मैच करना है। जरा बताओ कौन सा क्लाइमेट का क्या क्या हिसाब किताब होगा। ये आपने जितना भी आज तक पढ़ा है उन सब का निचोड़ है, इसको सही करके दिखाओ जरा। 14 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये मैंने सारा आपको पढ़ाया हुआ है एमसीक्यूज में। आपको इसमें सही निशाना मारना है कि कौन सा किसके साथ लिंक कर रहा है। कुछ खूंखार लोगों के आंसर आ भी चुके हैं। 14 का ए, 14 का सी, 14 का ए। तो अभी कुछ ए लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं। कुछ बी वाले भी हैं अभी। कुछ कह रहे हैं कि ए ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ कह रहे हैं जो होगा दिख ही जाएगा, हमें क्या करना है। कुछ ऐसे वाले भी है ना अभी जो कह रहे हैं अरे क्या लगाना है, थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये सब ना करें आप लोग। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो एमसीक्यूज के सॉल्व करने में जो होगा वो तो दिख ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन तो हम सबके साथ निपट ही जाएंगे ना, तो उस पर नहीं रहना। आपको दिमाग लगाना है कि ये है तो क्यों है। एक भाई ने अपनी वो बदल दी है, अपना क्या कहते हैं उसे, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट की खास बात क्या है? हॉट वेट समर सीजन थ्रू आउट द ईयर, नो ड्राई सीजन, ऑलमोस्ट नो रेनफॉल, रेनफॉल ओनली इन समर्स। पूरे वर्ष के दौरान गर्म जलवायु की आर्द्र मौसम। हॉट वेट समर सीजन थ्रू आउट द, देखो सूडान रेगिस्तानी प्रकार की जलवायु। तो रेगिस्तानी प्रकार की जलवायु में क्या होगा, लगभग कोई वर्षा नहीं। करेक्ट है ना, ये कौन कौन सा सही है। भूमध्य प्रकार की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, इसकी खासियत मैंने बताई थी आपको। मेडिटेरियन क्लाइमेट की क्या खासियत है, इसकी खासियत यह है कि यहां पर विंटर रेनफॉल होता है कि समर रेनफॉल। एक ही क्लाइमेट है जिसमें रेनफॉल इन विंटर सीजन एंड समर ड्राई, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और वर्षा जाड़े में होती है ड्यू टू द वेस्टर्ली विंड्स। पढ़ाया था मैंने आपको, पछुआ पवनों के सहारे। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट में रेनफॉल ओनली इन समर्स, ये तो गलत हो गया ना। तो चौथा तो हो ही नहीं सकता है। डेजर्ट ठीक है। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, नो ड्राई सीजन। सूडान यानी ये सूडान टाइप ऑफ, सूडान को मैंने क्या कहा था, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। सवाना तुल्य जलवायु की खासियत ही ये थी कि उसमें एक अच्छा खासा ड्राई मौसम होगा, तभी तो आग लगेगी और तभी तो घासें पैदा होंगी, पेड़ पौधे कम पैदा होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सवाना या सूडान तुल्य जलवायु की खासियत क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो उसमें सबसे पहले आंसर आपको देना है कि लॉन्ग ड्राई पीरियड, लॉन्ग ड्राई सीजन। वो कह रहा है कि नो ड्राई सीजन, गलत हो जाएगा ये। तो दूसरा और चौथा गलत है और ये बिल्कुल सही बात है और ये भी ठीक है। आंसर ए। बहुत बढ़िया बात है, आपने आंसर सही दिया। अब आप सही किए तो सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया, एक आध छोड़ के, कोई बात नहीं, हो जाती मिस्टेक कभी कभी। तो आज का आपका जो फीडबैक था वो ठीक था लगभग आपका। आज फिर भी आप बेहोश नहीं थे, एक आध जगह आप बेहोश हुए थे, वो वाला जो भी था वो, है ना, कभी कभी हो जाती बेहोशी, तो उतना बेहोश नहीं होना है, ठीक है। और जो भी चीजें पढ़ाई जा रही, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लाइमेटोलॉजी में इतना सारा हमने करवा दिया है इसमें काम। तो अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के लिए
और आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, घर पे जाके आपके पास कोई भी बुक हो, कुछ भी हो, और यहाँ से एमसीक्यूज के द्वारा आपको कुछ तो याद रहेगा। जैसे सारा टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ोगे आप, या डायनेमिक रेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ो, या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ो, तो आपको याद आएगा कि यार ये इतनी चीज़ें हमने कितनी बार पढ़ ली हैं कि रेनफॉल कब होता है, तो आपको फिर से रिविजन हो जाएगा वो, और आपको पता चलेगा कि सवाल किस टाइप के आते हैं। तो इसलिए कम से कम 1.5-2 घंटा घर पे ज्योग्राफी जरूर पढ़ा करो आजकल, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे, क्लाइमेट से। तो पूरा क्लाइमेटोलॉजी आप किसी भी बुक से पढ़ो, किसी भी क्लास नोट से पढ़ो, तो पढ़ो जरूर। अब यहाँ एमसीक्यू किया आपने, घर में जाके बिल्कुल भी नहीं देखा, तो सवाल ये थोड़ी कि खाली यही आएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं इसी कोर्स को कम से कम 1-2 करोड़ में बेच देता कि भैया इसी से सवाल आएंगे, तो मेरे पास तो फिर इसको हम फ्री क्यों करवाते, इसको हम वो पेड कर देते। लोग 50-50 लाख रुपए लेके आते, ऐसे 2-4 सारे सब्जेक्ट करवा देते हम, तो कोर्स लाखों में बिकता कि भैया जो ये पढ़ा रहे हैं यही आएगा, उसमें से एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इतना बड़ा कोई टीचर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में जो ये कह दे कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही आएगा। हाँ, उससे रिलेटेड आएगा। कितना भी जोर लगा लें हम लोग, कितने भी कोचिंग वाले जोर लगा लें, चाहे आपके महान महान शिक्षक दुनिया में जहां जहां घूम रहे हैं, यूपीएससी को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया ढंग से। अगर पकड़ पाते, बहुत जरूरी तरीके से 100 में से 50 क्वेश्चन या उससे भी कम में प्री में सिलेक्शन हो जा रहा है, हो रहा है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है कि 70 से ऊपर मार्क्स या 70 से ऊपर क्वेश्चन करने में ही प्री होगा, या 80 से ऊपर में क्यों नहीं होगा, या 100 में से 100 क्यों नहीं सवाल कर दे रहे हैं हम, जैसे कभी कभी होता है बाकी एग्जाम में। तो यूपीएससी की अपनी क्वालिटी है और जीएस की भी अपनी क्वालिटी है, इसमें वैरायटी बहुत है। तो इतनी ज्यादा वैरायटी है कि सारी चीजें आप कवर नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसलिए घर में जाके पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और जिन भी लोगों ने आज गलतियां करी ब्लंडर वाली, वो ध्यान रखें अपने खाने पीने का। सही खाना ना खाएं, मतलब थोड़ा सा जो उनको ना पसंद हो वो खाएं। बेहतर सजा इससे कुछ नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, ठीक है। और सोचो मैं अगर जज होता तो मैं किस टाइप की सजाएं देता। इंसान बेहोश हो जाता, वो कहता मैं अपराध ही नहीं करूंगा आज से, बाय बाय।